हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या करना है हमें? फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, हमें क्या स्टार्ट करना है आज का टॉपिक? चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। और हमें फिजिकल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं किसके? मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। देखो, वो कैरेक्टर्स जिनको आप फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हो, अपनी आंखों से देख के बता सकते हो, उनको छू कर बता सकते हो, दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड फिजिकल कैरेक्टर्स। इन्हीं कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? फिजिकल कैरेक्टर्स। ओके बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल कैरेक्टर्स की वाला का नाम होता है, पहले हम ये लिखेंगे फिजिकल, दीज आर द कैरेक्टर्स which we can observe by our eyes। ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं, उन्हीं को हम फिजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ने किस किस के हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स। किस किस के पढ़ने हैं बच्चों? मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। देखो, नहीं समझ में आया? चलो मैं थोड़ा सा और आपको इजी करके बताता हूँ। देखो, फिजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं? जैसे कि मैं खड़ा हूँ तो मेरी हाइट कितनी है, मेरी बॉडी का कलर क्या है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी फेशियल स्ट्रक्चर कैसी है, आवाज़ कैसी है, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड फिजिकल कैरेक्टर। ठीक है, अब एक एक करके हम फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल के फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। मेटल कैसे होते हैं? मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब व्हेन दे बीटन बाय हैमर दे will convert into thin sheets of metal। ठीक है, मेलिएबिलिटी या मेलिएबल का होने का मतलब क्या है? मेलिएबल एक फिजिकल कैरेक्टर्स है मेटल का। इसका मतलब क्या होता है? जब किसी भी मेटल पे आप हथौड़े मारोगे, ठीक है, तो वो पतली पतली शीट्स में, थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर से एल्यूमिनियम की फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, गोल्ड फॉइल हो गया, सोने का वर्क जिसे कहते हैं, चांदी का वर्क, ये सब क्या है? मेटल है पूरी तरह से। दूसरा आता है डक्टिलिटी या डक्टाइल। तो जो मेटल मेलिएबल होंगे वो मेलिएबिलिटी शो करेंगे। और डक्टाइल क्या होते हैं? व्हेन मेटल्स आर स्ट्रेच्ड they convert into very thin wires। बहुत पतले पतले तारों के अंदर क्या हो सकते हैं? ये बदल सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इसको एक मेटल मानूं और मैं इसे खींचूं और ये अपनी थिकनेस में कम होती चली जाए और पतले पतले तारों में बदल जाए, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा कि 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU, को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों? 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में। तो मेलेबिलिटी समझ में आ गई, डक्टिलिटी समझ में आ गई। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद क्या आता है बच्चों? सोनोरस। सोनोरस किस बला का नाम होता है? ये सुनना, व्हेन we strike a metal with another metal, it create a high
पिच साउंड। इसके बाद आता है लस्ट्रस और सबसे लास्ट में आता है कंडक्टिविटी। लस्ट्रस क्या होता है? व्हेन वी कट metal, the new surface is always more shiny than older surface। यह भी मैं आपको समझाऊंगा। कंडक्टिविटी क्या है? इट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेरे को एक बार इन सबको समझाने दो। देखो, मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी मेटल के ऊपर हथौड़े मारो, हथौड़े मारने से क्या होगा? वो पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पतली शीट्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबल या मेलेबिलिटी। अनदर वन इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है? व्हेन वी स्ट्रेच अ मेटल पीस, जब कभी भी हम किसी मेटल के पीस को खींचेंगे, क्या करेंगे? खींचेंगे, तो वो पतली पतली तारों में बदल जाएगी और 1 ग्राम सोने की 2 किलोमीटर लंबी तार बन जाती है। समझ में आ गया? इसलिए आपके 1-1 ग्राम की चीज़ों की काफ़ी लंबी चीज़ें बन जाती हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है जी। फिर आता है सोनोरस। ये थोड़ा आप ध्यान से समझिए। क्या आपका कोई छोटा भाई या बहन है? क्या वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है? ठीक है, तो आप उससे बचने के लिए जब कभी भी आपका छोटा भाई या छोटी बहन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे, तो आप उनके ऊपर एक काम कर सकते हैं। आप उनके सर पे एक पतीला रखें और एक लोहे का चम्मच लें, सनदेनी से मारें। डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक है, इसको घर पे कोशिश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कभी भी ऐसा करोगे तो जब कभी भी मेटल से स्ट्राइक करेगा तो बहुत तेज़ और अनप्लीजेंट, जो आपको अच्छी आवाज़ नहीं लगती, वैसी आवाज़ वो प्रोड्यूस करेगा। और जब कभी भी ऐसा होगा और आप इस कंडीशन में ऐसा कुछ कर रहे हो, तो जिस इंसान के साथ आप ये काम करोगे, सपोज पतीला रख के, मतलब बर्तन रख के उसके सर पे, और ऐसे मेटल की किसी भी चीज़ से आप उसके सर पे स्ट्राइक कर दो उस बर्तन पे, तो उसके कान खराब होने के पूरे चांस हैं। तो जब मम्मी मारेगी तो मेरा नाम नहीं लेना प्लीज़, कि सन ने बताया था। ठीक है, पहली बात तो आपको ये घर पे करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरह से। फिर आता है लस्ट्रस। लस्ट्रस आप समझ सकते हो, बहुत ईजी है। अगर ये कोई मेटल का पाइप है, सपोज ये एक मेटल का पाइप है, मैं इसे यहाँ से कट कर, क्या कर दूँ? इसको यहाँ से कट कर दूँ। कट करने के बाद जो मेटल की नई सरफेस मुझे यहाँ देखने के लिए मिलेगी, वो मेटल की सरफेस पुरानी वाली किसी भी सरफेस से ज़्यादा शाइनी होगी। ठीक। अनदर आप एक और घर पे काम कर सकते हो। मम्मी का कुकर होगा एक पुराना वाला, ठीक है, उसको लो, उसमें कैंची छुरी कुछ भी लेके ऐसे स्क्रैच मार देना, वो स्क्रैच पुरानी किसी भी सरफेस से ज़्यादा शाइनी होगा। उसके बाद जो मम्मी आपको मारेगी, मैं उसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये जो भी आप काम कह रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ये आप अपनी जिम्मेदारी पे करिएगा, मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। सबसे लास्ट में आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? अगर आप मेटल की बात करो और उसको एक साइड से गर्म करो, एक साइड से क्या करो? गर्म, तो वो हीट एक साइड से उसी साइड तक चली जाएगी। तो दैट ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये जो हीट एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, इसी को हम बोलते हैं कंडक्ट होना या कंडक्टिविटी शो करना। सेम काम किसके साथ कर सकता है? ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ कर सकता है। जो चीज़ आपने यहाँ पढ़ी है, इसको जस्ट अपोजिट करके किसकी मिल लेंगी आपको प्रॉपर्टीज़? नॉन मेटल की। सोनोरस आ गया, लस्ट्रस आ गया, कंडक्टिविटी आ गया। अब इसमें आओ नॉन मेलेबल, इसको हम प्यार से अमॉर्फस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? when a known metal is struck by hammer, it convert into पाउडर फॉर्म। किस में बदल जाते हैं बच्चों? पाउडर की फॉर्म में बदल जाते हैं। फिर आता है नॉन डक्टिलिटी या नॉन डक्टाइल।
नॉन मेटल्स आर कैन नॉट बी कन्वर्टेड into thin wires by stretching। उनको स्ट्रेच अगर मैं करूंगा, ठीक है जी, तो वो पतली पतली वायर में नहीं बदलेंगे। फिर आता है नॉन सोनरस। अगर मैं नॉन मेटल को नॉन मेटल से स्ट्राइक कराऊंगा तो वो किसी भी तरह की साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। फिर आता है नॉन लस्ट्रस। जब भी आप कोई नई सरफेस लेकर आओगे नॉन मेटल में तो वो कम शाइनी होगी या बिल्कुल भी शाइनी नहीं होगी, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर आता है नॉन कंडक्टिविटी। अब इसी नॉन कंडक्टिविटी को हम किस नाम से भी जानते हैं? इंसुलेटर। किस नाम से भी जानते हैं बच्चों? इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। देखो, व्हेन वी स्ट्राइक अ मेटल, यहाँ पर क्या आ जाएगा? व्हेन वी स्ट्राइक अ नॉन मेटल विद अनदर नॉन मेटल, इट डज नॉट, बस क्रिएट से पहले डज नॉट आ जाएगा, सेम हो जाएगा। व्हेन वी कट नॉन मेटल द न्यू सरफेस इज ऑलवेज की जगह इज ऑलवेज सिमिलर टू द ओल्डर सरफेस। लिख देता हूँ कहीं आपको कन्फ्यूजन रहे। सोनरस में क्या होंगे? इट डज नॉट क्रिएट हाई पिच न्यू सरफेस is always similar to the older surface, does not conduct heat and electricity. Now you can note down that। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया आपकी? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सॉरी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपकी? चलिए फिर आगे चलते हैं। ये तो हो गया सिंपल से फिजिकल कैरेक्टर। अब हमें पढ़नी है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है जी, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखो जी, अगर आप किसी भी तरह के मेटल की किसी भी तरह के एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल एक चीज़ बनेगी, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, कैसे? अगर मैं सॉल्ट लूँ कौन सा? Na, एसिड लूँ HCl, L है, तो मेरा बन जाएगा NaCl। ज़रूर नहीं यही बने, H2 भी बन सकता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका H2। और एग्जांपल लेते हैं, Mg लेते हैं, प्लस करते हैं H2 ऐसा है, तो ये हो गया MgSO4 प्लस H2। अगर मैं लेता हूँ कोई और सा एसिड ले लेता हूँ, मान लो एल्युमिनियम ले लेता हूँ, और मैं एल्युमिनियम की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ? H2CO3। इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक। यहाँ बनेगा Al2CO3 का थ्राइस प्लस H2। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी मेटल ऑक्साइड की बात करो, जब ये एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएगा? आपका सॉल्ट बनाएगा और पानी आ जाएगा। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड की मैं रिएक्शन कराऊँ किससे? HCl से, तो NaCl बनेगा और H2O बनेगा। इसके बाद मैं ZnO की रिएक्शन कराऊँ किससे? सेम से, HCl से, तो भी क्या बनेगा? ZnCl और पानी बनेगा।
अगर मैं सेम ऑक्साइड लूँ और एसिड बदल दूँ तो भी क्या बनेगा, ZnSO4, और क्या बनेगा, पानी। ये है जिंक ऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड। इसके अलावा और बहुत सारे, मतलब किसी भी तरह का अगर मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी कि वो क्या है, मेटल ऑक्साइड, और उसकी आप किसी तरह के एसिड से रिएक्शन कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, और साथ में देखने के लिए पानी मिलेगा। तो अगर मेटल की एसिड से कराएंगे तो भी सॉल्ट, मेटल ऑक्साइड की एसिड से कराओगे तो भी सॉल्ट। ठीक है जी। अगर आप किसी मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो तो आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा जी, मेटल ऑक्साइड। ठीक है जी। मान लो ये सोडियम है, सोडियम की मैं रिएक्शन कराता हूँ ऑक्सीजन से, तो मेरा क्या बनेगा, NaO। अगर मैं इसकी Mg से रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनेगा, MgO, Na2O आएगा यहाँ पे। अगर मैं एल्युमिनियम की रिएक्शन कराता हूँ किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, Al2O3। अगर मैं लोहा यानी कि आयरन, ये होता है आपका आयरन, और मैं इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहा हूँ तो ये बनेगा Fe2O3। सेम काम हर किसी के साथ होगा, Zn की O से कराऊंगा तो बनेगा ZnO। कोई और मेटल लूँगा फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनेगा। अब ज़्यादातर जो मेटल आपके होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेसिक ऑक्साइड का मतलब बेसिक नेचर, एसिड का जस्ट उल्टा, इनका टेस्ट खट्टा होगा, और ये पीएच इनकी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो पीएच आएगी वो कहाँ से आएगी, अबव 7 आएगी एंड बिलो 14। पीएच बाबू एक क्या होता है, एक पेपर होता है जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हमें करता क्या है, एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस समझाता है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, या कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। ये हमें किससे पता चलता है, पीएच से। आप जैसे ही किसी भी चीज़ को इस पेपर पर डालते हो तो ये कलर देता है, जिसको हम मैच करके उसके बारे में बता सकते हैं कि वो एसिड है या वो बेस है। ठीक है। जैसे कि अगर 0 से 7 तक की बात की जाए तो ये होता है एसिड, और यहाँ जो कलर आएगा वो रेड से येलो की तरफ आएगा। कैसा आएगा, रेड टू। 7 पे जो कलर आएगा वो होता है न्यूट्रल, यानी कि कलर कैसा आएगा अब यहाँ पर, ग्रीन। और ये 7 नहीं, ज़्यादातर 7 ही रख लो। और जो 7 से 14 तक के बीच वाले होते हैं वो होते हैं बेसिक। और जब मैं इनको इस पेपर के ऊपर डालूंगा तो ये कलर देंगे लाइट ब्लू से या स्काई ब्लू से डार्क, या वायलेट, सीधे सीधे डार्क ब्लू आप याद रखें। लाइट ब्लू से डार्क ब्लू तक का कलर देते हैं। यहाँ तक की बात आपके समझ में आई, चलिए अच्छी बात है। अगर अब आगे चलते हैं, अगर मैं मेटल की, कोई से भी मेटल की किससे रिएक्शन करूँ, या मेटल कार्बोनेट की या मेटल बाइकार्बोनेट की, ठीक है, इस बाइकार्बोनेट को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसी एसिड से रिएक्शन कराता हूँ तो मेरे को क्या क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, CO2 मिलेगा और पानी मिलेगा। अब ये रिएक्शन आपको देखनी पड़ेगी कैसे। अगर मान लो मैंने लिया CaCO3 तो दैट इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ HCl से तो मेरे को क्या क्या मिलेगा, CaCl2, CO2 और पानी। सिंपल। अगर मैं अब लूँ NaHCO3 तो इसको मैं बोलूँगा सोडियम बाई कार्बोनेट, इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से, तो मेरा क्या क्या बनेगा, Na2SO4, इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। साथ में क्या मिलेगा आपको, CO2, साथ में क्या मिलेगा आपको, पानी। रिएक्शन समझ में आ रही हैं आपके। अगर मैं किसी मेटल को किसी भी तरह के एसिड से रिएक्ट कराता हूं तो मुझे मिलेगा सॉल्ट और H2।
मैं किसी भी तरह के मेटल ऑक्साइड को, किसी भी तरह के मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराता हूँ, अगेन सॉल्ट मिलेगा और पानी। अगर मैं किसी तरह के मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता हूँ तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अगर मेटल कार्बोनेट है या मेटल का बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है इसलिए हम इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन अगर आप नहीं बोलना चाहते तो आप बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। किसी एसिड से रिएक्शन कराता हूँ तो सॉल्ट मिलेगा, CO2 मिलेगा और पानी मिलेगा। समझ में आया आपके? अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अलग अलग तरह के मेटल अलग अलग तरह से रिएक्शन शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि जो आपके एल्कली मेटल हैं, ठीक है, एल्कली मेटल। अब आपको पता है, ये बताओ एल्कली मेटल किसे कहा जाता है? पता है? नहीं पता है? चलो मैं बता देता हूँ। अगर आपने ग्रुप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा हो बुक के अंदर से, तो आपको याद होगा कि उसमें ग्रुप फर्स्ट करके एक ग्रुप दे रखा है जिसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये जितने भी हैं ये ग्रुप फर्स्ट में आते हैं। मतलब पहला डंडा जो ऐसे करके दिखता है आपको, ऐसे करके दिखती है ना पीरियोडिक टेबल, तो ये जो पहला डंडा है इसमें जो एलिमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल। ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल। ये क्या करते हैं, शो करते हैं वाइग्रस या विग्रस रिएक्शन। कैसी रिएक्शन शो करते हैं? और ये रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म होती है RX के ऊपर छोटा सा n। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, विग्रस रिएक्शन शो करते हैं। विग्रस का मतलब क्या है, अगर मैं इनमें से कोई सी भी एक चीज़ पानी में डाल दूं, ऑक्सीजन में छोड़ दूं, तो क्या करेंगे, बहुत तेज रिएक्शन करेंगे और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, लेकिन अगर कोई एल्कली अर्थ मेटल वाला है, ठीक है, कौन सा, एल्कली अर्थ मेटल वाले हैं, तो ये शो कर सकते हैं रिएक्शन लेस विग्रस या नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है जी। और जो आपके हैवी मेटल होते हैं, हैवी मेटल जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, दीज आर कॉल्ड हैवी मेटल्स। ये शो करते हैं मॉडरेट लेवल। अब इनके अंदर एक है ये एल्यूमिनियम भैया क्या करते हैं, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये दोनों प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, दोनों के दोनों, ऑफ किसकी, ऑक्साइड की। किसकी लेयर बनाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, जो इनको ऑक्सीजन से रिएक्शन करने में बचा लेती है। अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों रिएक्शन करें तो मुझे पहले इनको रब करना पड़ेगा सैंड पेपर की मदद से, फिर ये रिएक्शन शो करेंगे। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। क्या आता है कि जो मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम है उनको रब करना पड़ता है रिएक्शन से पहले, बताओ क्यों? तो आंसर इसका ये है क्योंकि वो बड़े बड़े अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड की, जो उनको प्रिवेंट करते हैं। करती क्या है, प्रिवेंट करती है फर्दर रिएक्शन विद O2, यानी कि ऑक्सीजन के साथ और ज़्यादा रिएक्शन करने से क्या कर देती है, रोक देती है। समझ में आ गया? ये आपके सारा समझ में आ गया। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, पीएच पेपर क्या है, ये इन चैप्टर के टॉपिक नहीं है, ये आपके दूसरे चैप्टर के टॉपिक है, इसलिए आपको थोड़े अनफेमिलियर से लगेंगे। ये समझ में आ गया आपको? ये यहाँ तक कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं है? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब इसमें सिर्फ एक रह गई है कि पानी से रिएक्शन करानी है किसी मेटल की या मेटल ऑक्साइड की, किससे रिएक्शन करानी है, पानी से। अगर मैं किसी मेटल की पानी से रिएक्शन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा और H2 मिलेगा, सिंपल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी मेटल की आप पानी से रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा और
हाइड्रोजन गैस मिलेगी, सिंपल। अब इसमें कुछ रिएक्शन है, जैसे कि एल्कली मेटल, अगेन शो विग्रस रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। और जो एल्कली अर्थ मेटल है, अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा शायद कि एल्कली अर्थ मेटल सर कह रहे हो, होते क्या हैं। बेसिकली एक ग्रुप का नाम है, जैसे एल्कली मेटल एक ग्रुप का नाम है, वैसे एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप का नाम है। इसमें कौन कौन आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है, सॉरी इसमें एक और आता है इससे पहले मैग्नीशियम से, दैट इज बेरिलियम और रुबिडियम। अभी ध्यान नहीं आ रहा, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसके अलावा एक और होता है, ठीक है। ये सब कहलाते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। अब ये क्या करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन शो करते हैं, हल्की रिएक्शन शो करते हैं। अब ये जो एल्युमिनियम भैया हैं हमारे, ये शो रिएक्शन विद वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ तो रिएक्शन शो करते हैं, बट डू नॉट शो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन ये नहीं करते। यानी कि अगर एल्युमिनियम को आपको रिएक्शन करानी है पानी से, तो ये इसको कैसा होना पड़ेगा, गर्म, तभी ये क्या बना के देगा आपको, Al2O3। सेम एल्युमिनियम है, अगर ये पानी है लेकिन कैसा है, ठंडा, तो ये Al2O3 आपको बनाकर नहीं देगा, यानी कि ये चीज़ बनेगी ही नहीं, ये एज इट इज़ पड़े रहेंगे, ठीक है। फिर बात करी जाए किनकी, हैवी मेटल्स की। तो जो हैवी मेटल्स हैं ये शो करते हैं, शो रिएक्शन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ खास कंडीशन में ही ये पानी के साथ रिएक्शन शो करते हैं, वरना तो रिएक्शन शो नहीं करते। भी समझ में आ गया आपके, ओके। अब इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। अगर आपके ये चीज़ समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा सा आगे चलें, मिटा दिया जाए इसे बच्चों। चलो मिटाते नहीं हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। कोरोजन क्या होता है, when metal react with atmospheric ऑक्सीजन, जब मेटल क्या कर ले, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले, एंड इट्स शाइनी सरफेस गेट्स डल या फिर टर्निश्ड, फीकी पड़ जाए, डल पड़ जाए जो इसकी शाइनी सरफेस थी, एंड फॉर्म ऑक्साइड, लेयर ऑफ ऑक्साइड, एंड फॉर्म ए लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब मेटल ऑक्साइड, उस मेटल की ऑक्साइड की अपने ऊपर क्या बना ले, एक लेयर बना ले, इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। तो जब ये आप रिएक्शन पढ़ रहे थे, मेटल विद क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, या मेटल विद वाटर, दीज आर ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज कोरोजन ऑफ आयरन, यानी कि Fe इज कॉल्ड रस्टिंग। तो जो कोरोजन ऑफ आयरन है, यानी कि जब आयरन इस तरह की कोई रिएक्शन शो करेगा तो उसको आप बोलते हो रस्टिंग, जंग लग जाना, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बचा कैसे जाए, कोरोजन से बचने के कुछ खास तरीके हैं जो आपको सिर्फ समझने हैं। पहला आता है पेंटिंग। आप मेटल की सरफेस को पेंट कर दो, यानी कि एक बैरियर बना दो। सपोज ये एक मेटल है,
ये क्या है बच्चों, एक मेटल की रॉड है। इस मेटल की रॉड के ऊपर मैं कोई पेंट कर दूं किसी तरह का, क्या कर दूं, किसी तरह का ऐसे करके पूरा पेंट कर दूं, इसको ढक दूं किसी चीज़ से, कवर कर दूं, तो जो बाहर वाली ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, क्या ये अंदर तक पहुंच पाएगी? नहीं, ये यहाँ से टकरा के बाहर चली जाएगी। और ये जो आपका मेटल है ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो जब मेटल और ऑक्सीजन के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो कोरोजन भी उनका नहीं होगा। समझ में आ गया? पेंटिंग के अलावा होता है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, सेम चीज़ है, बस पेंटिंग के जैसा है। इसके बाद आता है गैल्वेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, वी कोट मेटल विद ए लो रिएक्टिव मेटल। बेसिकली सेम चीज़ हो रही है, लेकिन हम मेटल के ऊपर एक और मेटल की कवरिंग कर देंगे जो लो रिएक्टिव है, अंदर वाले से कम रिएक्टिव है ये बाहर वाला। ठीक, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा नहीं, तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा तो अंदर वाले तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, वो पहुंच नहीं पाएगी तो उसमें कोरोजन नहीं होगा। ये 3 समझ में आए। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप किसी मेटल के पीस के अंदर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते रहो तो उसमें कोई कोरोजन नहीं लगेगा कभी भी। और यही मेन, और आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी, यही फंडा हम यूज़ करते हैं बुर्ज खलीफा के अंदर। बुर्ज खलीफा आपको पता है ना, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, उसके जो फाउंडेशन में मेटल्स के पिलर लगाए गए हैं, क्योंकि वहाँ की जो सैंड है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, उसका बेस स्टेबल बना रहे इसलिए हमने उसकी बिल्डिंग के नीचे क्या लगा रखे हैं, मेटल के पिलर लगा रखे हैं। अब उनमें रस्टिंग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो उनमें रस्टिंग ना लगे तो हम उनमें कंटिन्यूस सप्लाई करते रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिससे उसके अंदर कोरोजन नहीं लगता। यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया? देखो जी, अब इसके बाद आता है आपका सम एक्सेप्शनल केस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सम एक्सेप्शनल केसेस। देखो, सबसे पहला आता है सॉफ्ट मेटल। सबसे पहला क्या आता है, सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल का मतलब क्या है, जब भी कभी आप मेटल वर्ड अपने दिमाग के अंदर सुनते हो तो मेटल सुनते क्या आता है, एक हार्ड सब्सटेंस, बहुत मजबूत चीज़, ठीक है, जो किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए कैपेबल होती है। लेकिन कुछ मेटल दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कैसे हैं बच्चों? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाय इन नाइफ, और इनको हम चाकू की मदद से काट सकते हैं, जस्ट लाइक अ बटर। जैसे हम मक्खन को काट देते हैं नॉर्मली चाकू की मदद से, उसी तरह से सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये 3, या सीधा सीधा मैं कहूँ तो जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं ये सारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। समझ में आया? अब मेटल सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज़ और आती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर इनको ये उबलेंगे, पिघलेंगे। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। अब ये समझो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ पिघलना शुरू कर दे, सॉलिड से लिक्विड में बदलना शुरू कर दे, उसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जो आपका गैलियम है, गैलियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जो आपका गैलियम है ये बहुत ज़्यादा छोटा या कम मेल्टिंग पॉइंट रखता है, बट इट हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज measuring scale for measuring other metals
मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है कि बाकी के मेटल्स को उबालने के लिए इसको यूज़ कराया जाता है कि वो किस टेम्परेचर पे जाके उबलेंगे। इसको नापने के लिए हम गैलियम का यूज़ करते हैं। सेकंड इसमें आता है मरकरी। मरकरी का मतलब होता है Hg। ठीक है, मरकरी ऑलवेज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जो मरकरी है वो इससे भी एक नंबर की आगे की चीज़ है। गैलियम तो आपका एक बार को चलो बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है, एक टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, इसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, कमरे में लाओ और ये पिघल जाएगी। ठीक है, मरकरी होती क्या है, थर्मामीटर यूज़ करा है आपने शीशे वाला, उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, दैट लिक्विड इज नोन एज मरकरी। एंड मरकरी इज आल्सो ए टाइप ऑफ पॉइजन, जहर होता है ये, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए आजकल हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। दो चीज़ें समझ में आ गई आपके, ठीक है। तीसरा आता है आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है। आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है। इट इज ए नॉन मेटल। क्या नॉन मेटल शाइनी थे? नहीं थे, बट इट हैव शाइनी अपीयरेंस एट सॉलिड स्टेट। जब ये सॉलिड होते हैं तो जो आपका आयोडीन है वो कैसा होता है, शाइनी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन भैया, ये जो कार्बन है ना जी, ये बहुत ही नटखट है। कार्बन के इट हैव 2 एलोट्रॉप्स। सबसे पहली चीज़ तो 2 एलोट्रॉप हैं इनके। जो इसका ग्रेफाइट है वो कंडक्ट करा सकता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो दूसरा भैया, दूसरा है डायमंड जी, जो हीरा है ये भी किसका बना होता है, कार्बन का बना हुआ होता है, और ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ होता है। मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट शाइनी यानी कि लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। तो कुछ मेटल ऐसे हैं जो नॉन मेटल की तरह से शो होते हैं, और कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सेप्शनल केस। ठीक है जी, अब आ जाओ इसके बाद आयनिक बॉन्डिंग पे। ठीक है जी, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग होती है व्हेन देयर इज कंप्लीट शेयरिंग ऑफ electrons between 2 atoms. Such type of bonding is known as ionic bonding, and reaction is called ionic रिएक्शन। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, जब आप किसी मेटल, किसी एक एटम से दूसरे एटम तक उसका एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शिफ्ट करा दो, और ये जो बॉन्ड बनेगा ये NaCl का, इस बॉन्ड को तो हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। लेकिन ये जो रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन को मैं बोलूँगा आयनिक रिएक्शन। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक का समझ में आ गया। अब ये नहीं समझो कि रिएक्शन हुई कैसे, बस मुझे ये बताओ कि आयनिक रिएक्शन, आयनिक बॉन्डिंग समझ में आ गई सर? ठीक है जी, चलिए फिर अब मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से कि आयन क्या होते हैं और आयनिक रिएक्शन क्या होती है, कैसे काम करती हैं। ओके जी, देखिए सबसे पहले आप जानिए आयन किस बला को कहते हैं। आयन व्हेन एन एटम गेन ए specific type of charge
बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ज दे, इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन देके, ठीक, तो उसको आप क्या बोलोगे? सिंपल, किस में बदल चुका है? आयन में बदल चुका है। आयन्स बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है कैट आयन, एक होता है बच्चों एन आयन। कैट आयन किसे कहते हैं? इट फॉर्म बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये कब बनता है? इट फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी चीज, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। ज़्यादातर जो मेटल हैं वो क्या बनाते हैं? कैटायन। ज़्यादातर जो नॉन मेटल हैं वो क्या बनाते हैं? एनायन। सपोज अगर सोडियम है, अगर सोडियम है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास? 11, और इसका मास कितना होता है? 23। पहली शेल में 2, एल में 8, एम में 1 और एन में कुछ भी नहीं। अब बेसिकली ये फॉलो करना चाहते हैं ऑक्टेट रूल को, इलेक्ट्रॉन देके या इलेक्ट्रॉन लेके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए। इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। लेकर देकर किसी भी तरह से आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी आखिरी शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 काम कर सकता है, या तो ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन मंगा ले ले, या किसी को चुपचाप अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। समझ में आ रही है बात? या तो ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन मंगाए, या कहीं से अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। क्योंकि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो चला जाता है तो आग पिछली वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। ज़्यादा आसान तरीका क्या है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना। यहाँ के आ गया, यहाँ एल आ गया, यहाँ एम आ गया और यहाँ एन आ गया, तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ एक कुछ भी नहीं और यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1, तो इस पर आ गया 1 पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? इसके बाद मैं एग्जांपल लेता हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और मास होता है 24। के एल एम और आ गया एन, 2 8 2 और कुछ भी नहीं। इसके लिए क्या ज़्यादा आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन दे देना, तो 2 8 के एल एम और एन, ठीक है जी। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब एम जी को लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इस पर 2 प्लस लगा दूँ ऐसे करके, या दोनों को ऐसे लिख दूँ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम, 13 27 2 8 3। तो एल्युमिनियम भैया क्या करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब ये प्लस आप पहले लगाओ बाद में लगाओ, इट डजंट मैटर। अब बात करी जाए इनके अंदर क्लोरीन, तो 17 आता है और इसका मास होता है 35.5। के एल एम और एन, 2 8 7 और कुछ भी नहीं। क्लोरीन भैया के लिए ज़्यादा आसान क्या है? किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो ये वही काम करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना 8 पूरा कर लेते हैं। क्लोरीन के अलावा किसी की बात करते हैं सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, मास है 32। के एल एम और एन, 2 8 और 6 और कुछ भी नहीं। अब सल्फर को अपने 8 पूरे करने तो 2 नेगेटिव, तो 2 8 8 और कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन की बात करते हैं या नाइट्रोजन की बात करते हैं, मास कितना, नंबर कितना है? 7, मास है 14। के एल एम और आ गया एन, 2 और यहाँ आ गया 5, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है? किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब बच्चा लोग आपको यहाँ तक का समझ में आया? पहले तो ये बताओ, आ गया? चलिए ठीक है। आयन से समझ में आ गए या नहीं? चलो समझ में आ गया, ठीक। अब देखो मजा, सोडियम के सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1 है, तो सोडियम पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं बाहर वाली शेल में? 7,
तो अगर आप इसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में पार्टनरशिप होगी, ये इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देगा और दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन। इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे। यहाँ तक का समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और मुझे इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, तो ऑक्सीजन की बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ज़रा देख के बताओ। इसमें नहीं लिख रखा तो आप मुझे करके बताओ। ऑक्सीजन बाबू होता है 8 पे, इसका मास होता है 16, तो 2 और यहाँ कितना आएगा 6, के एल एम में कुछ भी नहीं जाएगा, एन में कुछ भी नहीं जाएगा, तो बाहर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, तो यहाँ 6 आ गए। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे कितने इलेक्ट्रॉन देने, 2 देने, तो मैग्नीशियम इन दोनों को उठा के किसे दे देगा, ऑक्सीजन को, और ये दोनों इनकी वजह से क्या रहेंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। अब ये तो एक एक एटम की बॉन्डिंग है, अगर 2 हो जाएं तो सपोज एल्युमिनियम है, इसके बाद तो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब मैं इसको बॉन्डिंग कराना चाहता हूँ किससे, क्लोरीन से, तो यहाँ पर कितने क्लोरीन लगेंगे, क्योंकि एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक ही तो ले सकता है, तीनों थोड़ी ले जाएगा, तो मुझे 3 क्लोरीन लगेंगे, जिससे एक तो इसके पास जाए, एक इसके पास जाए और एक इसके पास जाए, और कंबाइन होके बन जाए आपका AlCl3। क्या आपको आयनिक बॉन्डिंग समझ में आई, बताओ बच्चों, क्या आपको आयनिक बॉन्डिंग समझ में आई, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए मैं इसका मिटा दूँ, ये मिटा दूँ, ठीक। थोड़े से और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए रिएक्शंस के। अगर आपके पास मैग्नीशियम है और मैं इसमें रिएक्शन कराना चाहता हूँ किसकी, क्लोरीन से, तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेकिन क्लोरीन साहब कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं अपने पास, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने साथ में एक और को लेके आएगा, जिससे आपका बन जाएगा MgCl। यहाँ तक का समझ में आ गया आपके। अब देखो इसमें एल्युमिनियम है, कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। अब इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसे कराओगे, क्योंकि एक एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं और इसको 2 ही रखने हैं, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 2 एल्युमिनियम लेकर आऊँगा, कितने एल्युमिनियम लेकर आऊँगा, अब इसमें से ये 2 तो किसके पास चले जाएंगे, इसके पास, ये 2 किसके पास चले जाएंगे, इसके पास, और ये जो 2 बचे हैं ये जाएंगे इसके पास। कितने एल्युमिनियम है, 2, कितने ऑक्सीजन है, 3, तो दैट इज योर Al2O3। समझ में आ गया बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का क्लोरीन के पास जा चुका है और हमेशा किसका रहेगा, क्लोरीन का ही रहेगा। अगर मैं इन दोनों को अलग कराने की कोशिश करूं तो सोडियम अपने पास पॉजिटिव रखेगा और क्लोरीन अपने पास नेगेटिव रखेगा। अगर मैंने सोडियम के ऊपर पॉजिटिव लगा रखा है तो इसका मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो इसलिए उस पर क्या आ गया है, नेगेटिव। ये वापस नहीं करा है, इसने इसको वापस नहीं करा है, अपने पास रख लिया है। अब ये किसी और को दे सकता है या अपने पास ही रख सकता है। समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात, मिटा दिया जाए, उतारना है उतार लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्या है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है और ये पूरा क्या कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कुछ खास बात है, सबसे पहला हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। और हाँ,
ये जो NaCl देख रहे हो ना, ये आपके घर में यूज होने वाला नमक ही है। उसके बाद कौन आता है? फिजिकल अपीयरेंस, दिखते कैसे हैं ये? इट फाउंड इन पाउडर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म। कैसे पाए जाते हैं? पाउडर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड वेरी हार्ड इन नेचर। और कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, हार्ड इन। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, फाउंड होते हैं पाउडर क्रिस्टलाइन फॉर्म में। हाई सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, किसके अंदर? पानी के अंदर। अगर मैं इन्हें पानी के अंदर डालूंगा तो डालते ही घुल लेंगे, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं NaCl लूँ, किस में डाल दूँ? पानी में, तो सोडियम पॉजिटिव अलग निकल जाएगा, क्लोरीन अलग निकल जाएगा। फोर्थ आता है लो कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। ये ध्यान रखना हमेशा, लो कंडक्टिविटी शो करते हैं किसके अंदर? सॉलिड स्टेट में, बट शो हाई कंडक्टिविटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। मोल्टन का मतलब तो पिघला हुआ, एक्वस का मतलब होता है पानी में मिला दिया, ठीक है। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, एक्वस का मतलब पानी में मिला रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेंगे। जैसे कि अगर आप एक बर्तन लो जिसमें सिर्फ नमक भरा हुआ है, एक तार इधर से डालो, एक तार इधर से डालो, यहाँ से आप स्विच खोल दो, इसके अंदर कोई बिजली फ्लो नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं एक और बर्तन ले रहा हूँ जिसमें पानी भर रखा है और थोड़ा सा मैंने क्या डाल दिया इसमें? नमक। अब एक तार इधर से डालो, एक तार इधर से डालो, और आप बीच में अपनी उंगली डाल दो, तो जैसे ही आप अपनी उंगली डालोगे आपको बहुत बढ़िया करंट लगेगा कि आपको 7 समंदर तक का दिखाई देने लगेगा। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके बाद एक रिएक्शन के लिए मुझे आपको एक पूरी सीरीज पढ़ानी पड़ेगी, तभी वो रिएक्शन आपको समझ में आएगी, वरना वो आपके रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। तो पहले हम वो सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन। ओके बच्चों, इसमें हेडिंग डालिए आप रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ आ गया आपका जिंक, यहाँ आ गया आपका ये आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, यहाँ आ जाएगा आपका सिल्वर, और यहाँ आ जाएगा आपका गोल्ड। गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तभी गोल्ड क्या है? रिएक्शन किसी भी तरह की शो नहीं करता, ये काला नहीं पड़ता। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? जो जितना नीचे होगा, जो जितना नीचे होगा उतना ही लो रिएक्टिव होगा, और जितना ऊपर होगा उतना ही हाई रिएक्टिव होगा। अब इसमें आपको करना क्या था कि अगर एक मेटल ए है और मैं इसको रिएक्ट कराना चाहूँ सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी से, किससे? सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो ये बदल जाएगा सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो क्या रहा है? ए ने बी को उसकी जगह से हटा दिया है, ठीक है। तो जब भी हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो क्या कर देगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा। क्या करा देगा? डिस्प्लेस करा देगा। यानी कि अगर मैं एक तरफ ले रहा हूँ FeSO4 की रिएक्शन में करा रहा हूँ किससे?
एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है, आयरन नीचे आ रहा है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसको हटा देगा, खुद उसके साथ बैठ जाएगा और आपको आयरन को क्या कर देगा, अलग निकाल देगा। CuSO4 की अगर मैं किससे रिएक्शन कराऊँ, आयरन से, Cu कहाँ आ रहा है, नीचे, आयरन है उसके ऊपर, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये Cu को उसकी जगह से हटा देगा और बन जाएगा FeSO4 + Cu। ये रिएक्शन समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब इस चैप्टर में छोटा सा टॉपिक रह गया है आपका, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या रह गया है बच्चों? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो, इसमें सबसे पहले आता है आपका ओर। तो व्हाट इज ओर? ओर किस बला को कहते हैं? ओर होता है मिनरल ऑफ मेटल विच हैव हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ metal should be profitable। ठीक है। और होने के लिए कुछ चीज़ें या दो चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहला, हाई परसेंटेज होनी चाहिए मेटल की उसके अंदर, मिट्टी में, और उसको निकालना क्या हो, प्रॉफिटेबल। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेटल है तो बहुत सारा, लेकिन निकालते निकालते आपका दिवाला निकल गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो आपका गोल्ड महंगा है बेसिकली इसीलिए ही महंगा है क्योंकि उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब जैसे मेटल 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं, वैसे ही और भी कितनी कैटेगरी की है, 3 मेटल, तीनों मेटल की अलग अलग होगी। ठीक है, और उन तीनों को निकालने का प्रोसेस भी क्या होगा, एक दूसरे से अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर आपकी ये ओर है तो मेटल इसमें कितनी तरह के होंगे, 3। सबसे पहला हाईली रिएक्टिव मेटल, इनको हम निकालते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से, प्योर करते हैं मेटल को और आपके पास मेटल आ जाता है। इसके बाद आता है आपका मॉडरेट वाले। इन बेचारों की और 2 तरह से पाई जाती है। पहला है कार्बोनेट और, दूसरा होता है बच्चों सल्फाइड और। कार्बोनेट और को निकालने के लिए आप करते हो कैल्सिनेशन और इसको साफ करने के लिए आप करते हो रोस्टिंग। दोनों से ही आपको एंड में क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड, जिसका आपको बाद में क्या करना पड़ता है, रिडक्शन। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्योर। अब आता है लो रिएक्टिव, फाउंड इन नेटिव स्टेट, यानी कि किसी भी तरह की रिएक्शन या कंपाउंड की फॉर्म में ये नहीं पाए जाते, ये नॉर्मली ऐसे ही पड़े रहते हैं कहीं पर। तो इनका मुझे क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। ठीक है, फिजिकल फिल्टर करना पड़ता है, फिजिकल फिल्टर करना पड़ता है, मिट्टी विट्टी सब हटानी पड़ती है। ठीक है, हीट करते हैं, बेसिकली एक तरह का रिडक्शन करते हैं, जो भी इम्प्योरिटी थोड़ी बहुत है वो सब हट जाती है और आपके पास क्या बचता है, फिर प्योर मेटल। ये है बेसिकली एक पाई चार्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो फिजिकल फिल्टर वाली चीज़ मैं कह रहा हूँ ये सब में करनी पड़ती है, इसमें भी, उसमें तो करती हैं, इसमें भी करनी पड़ती है, इसमें भी करनी पड़ती है। अब जो इम्प्योरिटीज़ हैं फाउंड विद और, जो इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं और के साथ आर कॉल्ड गैंग। उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, गैंग। समझ में आ गया? तो आपसे पूछ सकता है कि गैंग क्या होता है, तो गैंग बाबू उसको कहते हैं जो और के साथ मेटल के अलावा
वो कोई भी गंदगी मेटल के अलावा जो भी आपको और में मिल रही है उसको हम गैंग कहते हैं, अदर देन मेटल को छोड़कर। ठीक है जी। अब हमें एक एक करके इनका फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ना है। समझ में आया आपके? चलिए फिर मिटा दिया जाए इसे। ठीक है, मिटा देते हैं। चलते हैं जी आगे। देखो जी बच्चा लोग, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाई रिएक्टिव की। इनका जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, लाइटिक इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये है आपकी समझने की चीज़। देखो ये एक बर्तन है, ठीक, जिसमें मैंने 2 रॉड डाल रखी। क्या डाल रखी है? ये वाली है इम्प्योर मेटल की, ये वाली है एक रॉड प्योर मेटल की। ठीक है, ये वाली जो आपकी रॉड है ये बनाएगी एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ये रखेगी नेगेटिव चार्ज, और इसको हम बोलते हैं, और ये वाली कौन सी बनेगी? कैथोड बनेगी। इन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा किससे? बैटरी से। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या कर रखा होगा मैंने? एक सॉल्यूशन भर रखा होगा। जिस भी मेटल को मैं प्योर करने की कोशिश कर रहा हूं, सेम मेटल का ही आप क्या लोगे? सॉल्यूशन लोगे। जैसा कि अगर इम्प्योर मेटल किसकी है? रॉड कॉपर की। ये वाली मेटल भी रॉड किसकी होगी? कॉपर की। इसमें प्लस होगी कॉपर के साथ इम्प्योरिटीज। ठीक, ये सॉल्यूशन भी किसका होगा? CuSO4। जिस मेटल की आप रॉड ले रहे हो उसी मेटल का आपको क्या लेना पड़ेगा? सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? इसमें से कॉपर के आयन निकलेंगे और किधर जाके जाने लगेंगे? प्योर वाले की तरफ जाके चले जाएंगे और उससे वो चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद क्या होगा? जितनी भी गंदगी थी जितनी भी क्या थी इसके अंदर गंदगी थी, वो सारी इकट्ठी होने लगेगी किसके नीचे? एनोड के नीचे। और इसी को हम जानते हैं किसके नाम से? एनोड मड के नाम से। और एनोड मड अपने अंदर क्या रखती है? प्रेशियस मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड अदर मेथड्स। ठीक है जी, ये आपकी क्या हो गई? गंदगी हो गई। और ये आपका सॉल्यूशन हो गया किसका? ठीक जी। अभी आपको यहां तक का समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे लो रिएक्टिव का। लो रिएक्टिव बहुत सिंपल है, आप उसको गर्म करो, कुछ नहीं करना। लो रिएक्टिव के अंदर, लो रिएक्टिव में क्या करना है? आपको मेटल मिला, फिजिकल फिल्टर करा, फिजिकल फिल्टर करने के बाद उसको हीट करा, यानी कि उसका क्या कर दिया? एक तरह से रिडक्शन, और आपको क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल विल बी एट योर हैंड। तो आप में से जिसने कभी कोई सोने का काम करा हो या सोने को देखा हो या कभी टीवी शो देखा हो जहाँ पे सोने को साफ करते हैं, तो सोने का जो सबसे महंगा प्रोसेस है दैट इज़ फिजिकली फिल्टर करना। उसके बाद उसको हीट करा जाता है, सिंपल, और आपके पास प्योर गोल्ड प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया? अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, उसके अलावा एक और टॉपिक है। ठीक है, मिटा दिया जाए इसे। अब ये पूछ लेते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। वो मैंने आपको बता दिया है कि जो एनोड है वो प्योर इम्प्योर की बनेगी, कैथोड प्योर की बनेगी। कौन सा क्या होता है, किस तरह से होता है,
अब मीडियम रिएक्टिव की हम बात करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखो बच्चों, मॉडरेट में आपको कुछ याद नहीं करना, सिंपल सी एक चीज़ है, आपके पास ओर है, ओर को आप क्या करोगे, फिजिकली फिल्टर करोगे। एक होगी सल्फाइड ओर, एक होगी कार्बोनेट की ओर। इस वाले को साफ करने के लिए आप क्या करोगे, रोस्टिंग। इस वाले को साफ करने के लिए आप यूज़ करोगे कैल्सिनेशन। दोनों के एंड रिजल्ट सेम बनेगा, दैट इज मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का आप क्या कर दोगे, सिंपल रिडक्शन। रिडक्शन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। ठीक है। अब इसमें जो आपको पढ़ने वाली चीज़ है, एक है रोस्टिंग। व्हेन वी हीट मेटल एट ए हाई, क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2, तो उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। फिर आता है कैल्सिनेशन। व्हेन वी हीट मेटल एट हाई टेम्परेचर विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ O2। O2 की अनलिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए, तो उसको आप क्या बोलोगे, कैल्सिनेशन। रिडक्शन कुछ नहीं होता, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं विद ए मेटल, या सीधी सीधी मैं बात कहूँ तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, बस। रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन के बाद फिर से इसको एक बार हीट करेंगे, और हीट करने के बाद आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर गंदगी निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, यहाँ पर भी निकलेगी, यहाँ पर भी निकलेगी। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसके बाद एक टॉपिक रह गया है, दैट इज अलॉय। अलॉय इज द फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। अलॉय क्या है बच्चों, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। अब ये जो अलॉय है ना आपका, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, टू और मोर मेटल्स, टू और मोर metals, and it does not contain either one of them's property। और ये दोनों सब में किसी में से किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं रखता, ये सब में अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अगर कोई मेटल, और जो आपका एलॉय है ये हाई ड्यूरेबिलिटी शो करता है, मेटल के मुकाबले ज़्यादा वजन उठा सकता है, लो कंडक्टिविटी शो करता है, मेटल से बने होने के बाद भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकता। ठीक है। हाई मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एट, ठीक है जी। तो ये खास बात है, और ये डज नॉट शो कोरोजन, डज नॉट शो कोरोजन, और ये किसी तरह का कोरोजन भी शो नहीं करता है। ठीक है। आपके घर में पीतल जो होता है, पीतल, पीतल इज द एग्जाम्पल ऑफ अलॉय। अब आपको कुछ अलॉय के नाम याद रखने हैं। ठीक है। अलॉय के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि ब्रास, अब ये जो आपका ब्रास है ये किस किस का बना होता है, कॉपर प्लस जिंक का। ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टेनलेस स्टील, ये किसका बना होता है, आयरन का, क्रोमियम का प्लस निकल का। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर, कॉपर प्लस टिन। ठीक है। और अमलगम,
alloy या any metal with mercury। अगर आप किसी भी मेटल को मर्क्यूरी के साथ मिला दो तो वो उसका क्या बना लेता है, अमलगम। यूज्ड इन टूथ फिलिंग, दांत भरने के काम आती थी ये पहले, अब तो यूज़ नहीं करते हम, सिर्फ पेस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पहले हम अमलगम भरा करते थे दांतों के अंदर। और इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। ओके बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर स्टडीज़। और फिर हम आपके पास ऐसे एक चैप्टर लेकर आएंगे इजी, इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा फनी वे में। और बाकी जो भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कोई भी आपको परेशानी हो चैप्टर से रिलेटेड, किसी और चीज़ से रिलेटेड, जो भी आपकी दिक्कत परेशानी हो, बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लेट अस नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट अस। थैंक यू एंड गुड लक।